औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ व रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तमाम स्टूडेंट्स क्या हाल चाल हैं? सेहत तबीयत ठीक है? स्टूडेंट्स, आज लेक्चर शुरू करने से पहले दो चार बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। मतलब इसी चीज़ के मुतल्लिक़ा हैं वो, तो ज़रा इसे गौर से सुने बराए मेहरबानी। ऐसा है कि जो मैं सोच रहा था ना कि लोग जो हैं वो मेरे मुल्क के या मेरे हमसाये मुल्क के या जो मेरी लैंग्वेज को समझते हैं वो काफ़ी तादाद में आएंगे और खुशी का इजहार करेंगे कि उनको ये बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है आजकल के दौर में कोई शायद सीखना नहीं चाहता। चंद एक स्टूडेंट्स हैं जो बहुत शौक से सीख रहे हैं और मैं सिर्फ समझ लें कि उन्हीं के लिए अब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जो शौक रखेगा, मैं लाजमी बात है उसी के लिए ही रिकॉर्डिंग करूंगा। तो कोशिश करें आप भी अपने जो कजन वगैरह हैं, बच्चे हैं जो सारा दिन गेम्स खेलते हैं मोबाइल के ऊपर या कोई ऐसे काम करते हैं जिनकी एक्टिविटी ठीक नहीं है, तो याद रखें वो बतौर इंसानियत, बतौर मजहब, तो इस्लाम में तो बिल्कुल ऐसा कोई तसव्वुर ही नहीं है कि हम अपने वक़्त को ज़ाया करें। लेकिन अगर हम समझ लें कि उससे दूसरा, इस्लाम से दूसरा जो उसके बाद रुतबा आता है वो इंसानियत का आता है, तो इंसानियत में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बंदा जो है ना वो फारग वक़्त अपना ज़ाया करे। तो अपने बच्चों को कोशिश करें, उनको समझाएं कि कोई कम से कम अकल की चीज़ सीखने को मिल जाए। तो आम सी जुबान में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आम सी जुबान में एज ए दोस्त वो मेरे चैनल पे आएँ और इसे समझने और इसे पढ़ें, ताकि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो मुझे शौक आया है, वो किसी समझ लें कि ऊँट जो है ना वो सही करवट बैठ सके। इससे पहले, आज से को 5-10 साल पहले, मैं बकायदा ट्यूशन्स लिया करता था, बकायदा पढ़ाया करता था। मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए। मैंने तकरीबन को 8-10 कोर्स जो है वो कंप्लीट करवाए हैं। 6-6 माह का कोर्स, 3 माह का कोर्स वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ हालात के मुताबिक जो थे। तो वो मैंने छोड़े भी इसीलिए थे कि लड़के आते थे तो उनकी ऊँगों से मुझे पता चल जाता था कि वो सिर्फ पैसे ज़ाया करने के लिए, तब मैं पैसे लिया करता था। तो अब तो मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो बराए मेहरबानी यार, कम से कम थोड़ा सी तवज्जो करें। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप में से कोई एक तो बंदा भी सीख गया, किसी ने अपनी रोटी रोज़ी इससे लगा ली, इस फील्ड से वाबस्ता हो गया। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि मेरी समझ के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई बच्चा भी नहीं हूँ। खुली आंखें रखने वाला एक शख्स हूँ जो सोच विचार करता है। तो मेरी सोच के मुताबिक इस वक्त दुनिया का जो सबसे, जो सब में मजबूत सतून है ना, जिसके ऊपर पूरी दुनिया खड़ी हुई है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। दुनिया, याद रखें, पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे के पीछे पीछे फिरती है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, उसको कोशिश करें अपने बच्चों को समझाएं, पढ़ाएं। ना भी ये फील्ड इख्तियार करनी चाहें तो उनको कम से कम इतनी चीज़ों का पता होना चाहिए कि वो कम से कम जिंदगी में हर चीज़ तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदनी है। काम करना है, मशीनें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कपड़े पहनने हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स, समझ लें कि आपको पता होना चाहिए इसमें मैश कितना है, कितनी इसमें कपड़े की बुनतर कैसे हुई है, बटन का साइज कितना है, इसके मटेरियल कौन सा है। ये जो भी आप जिंदगी में जूता पहनते हैं तब भी आपको पता होना चाहिए इतने नंबर होता है, इतने मिलीमीटर, इतने सेंटीमीटर की लंबाई होती है, इतना सोल ऊंचा होगा, इतना। ये आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए। ये जिंदगी की जरूरी कैलकुलेशंस हैं यार, इन्हें समझने की कोशिश करें। तो रेजिस्टेंस के लेक्चर, मैं रेजिस्टेंस को काफी बारीकी से पढ़ा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे जहन में आता है वो मैं आपको ट्रांसफर कर दूं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो शायद मेरे जहन में ना आ रही हूँ, और आप में से किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि सर इसके बारे में भी कोई थोड़ा सा पढ़ा दें, ताकि मुझे भी जुनून पैदा हो कि यार बंदे कुछ सीखना चाहते हैं। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं जहां से छोड़ा था। लेक्चर को तरतीब से सुनेंगे तो मेरे लेक्चर की समझ लगेगी। अगर आप बेतरतीबी से सुनेंगे तो आप अगर आपके पास वक्त नहीं है तो वीडियो बंद कर दें बराए मेहरबानी। मुझे आपको सुनाने का शौक भी नहीं है, मैं कोई अदाकार नहीं हूं कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं, ठीक है। तो जो बंदा सीखना चाहता है, जिस बंदे को शौक है सीखने का, वो आए, वो सुकून से बैठे, वो मुझे बताए। जो उसकी समझ में नहीं आता वो मुझे बताए, मैं उसे सिखाऊंगा, बेफजल खुदा ताला मैं सिखाऊंगा। मैं आखिरी वक्त में हूं तो मेरी कोशिश है कि मैं जो मेरे पास है मैं सिखा जाऊं, ठीक है। मैं मानता हूं कि मैं कोई दुनिया का बहुत बड़ा साइंसदान नहीं हूं। मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि मेरे पास इतना भी इल्म नहीं है। शायद मैं इशारिया लगा के उसके आगे को 2-3 जीरो लगा के एक लगाऊं तो शायद दुनिया के इल्म के बराबर मैं यहां भी ना पहुंचूं। लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे कम से कम 30 साल हो गए इस फील्ड में।
30 साल से मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके का एक मशहूर मैकेनिक हूं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के फजल से जितने इंजीनियर्स मुझे मिले हैं, मैंने उनसे उनके पास बैठा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो उठने लगते हैं वो उस्ताद जी कह के बोलते हैं। तो ये बात ज़हन में रखें कि ये इल्म, ये मैं कोई बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैंने सिर्फ 5 जमातें पढ़ी हैं प्राइमरी की, सिर्फ 5। ठीक है, और उसके बाद मैं स्कूल नहीं गया हूं, लेकिन किताबों से मेरी दोस्ती रही है। आज भी पढ़ता हूं, आज भी पढ़ता हूं, सारी रात पढ़ता हूं, आज भी मेरा शौक है। नेट मिला है मुझे, मेरी बाग जाग गए हैं, मैं उससे और ज्यादा इल्म हासिल कर रहा हूं। तो इल्म हासिल करना, एक अलहदा इंसान इल्म हासिल करता है अपने अंदर को सुकून देने के लिए। कोई पैसा कमाना कोई मसला नहीं होता, अंदर का सुकून होता है इल्म। आपको चीज का पता होगा तो आपकी जो गुफ्तगू होगी ना, उसमें इस्तेहकाम आएगा। ठीक है, आप जहां भी बात करेंगे आपकी बात को स्टैंडर्ड समझा जाएगा, लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। तो बराए मेहरबानी यार, गेमों में वक्त जाया करने की बजाय, गाने सुनने की बजाय, ये छोटे छोटे टिकटॉक सुनने की बजाय, ये जो जो कंजर खाना चल रहा है इस वक्त, उसको देखने की बजाय यार को काम की बात सुन लिया करें। अपने बच्चों को समझाएं, अपने दोस्तों को समझाएं। ठीक है, ये आप बेड़े उठाएं, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं हम क्या ज़हन में आ गया, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी कोशिश करें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह मुसलमानों का भला करे। तो हम इस जगह पे पहुंचे हैं कि हम रेजिस्टेंस कलर कोडिंग पे। तो कलर कोडिंग कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। रेजिस्टेंस के ऊपर जो उसकी वैल्यूज होती है ना, वो दो तरीके ही हैं ज्यादातर, जो मैं समझ रहा हूं मेरे सामने आए हैं आज तक। एक तरीका यह है कि डायरेक्ट जो वैल्यूज होती हैं ना रेजिस्टेंस की, वो उसके ऊपर प्रिंट कर दी जाती हैं। ठीक है जी, तो प्रिंट करने का सादा सा तरीका ये होता है, फर्ज करें 1 ओहम प्रिंट करना है, तो 1 और ओहम का निशान, बाज औकात लोग ओहम का निशान डाल देते हैं, लेकिन बाज कंपनियां ओहम का निशान नहीं डालती, वो यहां 1 आर लिख देते हैं। ठीक है जी, 1 आर, इसका मतलब 1 ओहम। ठीक हो गया। ऐसे ही जब ये थोड़ी सी रीडिंग ऊपर की तरफ जाती है, फर्ज करें 2.2 ओहम की रेजिस्टेंस लिखनी है, तो असूल के मुताबिक लिखने के लिए 2.2 लिखा जाएगा। लेकिन ये प्रिंट करते हुए आप जरा गौर करें कि इशारिया जो होता है वो बहुत थोड़ी, एक छोटा सा डॉट होता है, छोटी सी जगह पे लिखा जाना होता है, और वो अक्सर मिट जाता है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फिर 22 पड़ी जाएगी। तो इस गलती को दूर करने के लिए 2.2 ओहम को वो लोग लिखते हैं 2R2। ठीक है जी, 2.2 ओहम, आर दरमियान में डाल देते हैं। ओहम, आर का मतलब है ओहम, 2.2 ओहम। वैसे ही जैसे हम 1 के, जब 1000 से, मैंने आपको बताया था कि 1000 से वैल्यू ऊपर जाती है तो उसे के में लिखना शुरू कर देते हैं। 1000 का मतलब किलो होता है। ठीक है जी, किलो को 1000 कहते हैं। तो 1000 हम 1 के फर्ज करें लिखने हो तो 1 के लिखा जाएगा रेजिस्टेंस को। अगर 2.2 के लिखा जाना हो तो इसको ऐसे प्रिंट नहीं करेंगे। कैसे प्रिंट करेंगे? 2 के 2। ठीक है जी, 2.2 के इसका मतलब निकलेगा। ऐसे ही जब बड़ी वैल्यू हम मेगा में जाएंगे तो 2M2। ठीक है जी, 2.2 मेगा ओहम। तो इशारिया की जगह वो लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं जो लफ्ज उस रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यू का बनना हो। ठीक है जी, अगर वो ओहम में थोड़े ओहम्स है तो आर लिख देंगे, थोड़ी बड़ी वैल्यू है तो के लिख देंगे, उससे बड़ी वैल्यू होगी तो एम लिख देंगे। ठीक है जी, ये कोडिंग आती है आमतौर पे लिखने के लिए। इसके आगे जब 2R2 लिखा जाता है, फर्ज करें किसी रेजिस्टेंस पे 2K2 लिखा हो और उसके बाद जे या के या कोई ऐसा लफ्ज डाला गया हो, तो उसका मतलब यह होता है कि ये रेजिस्टेंस की कमी बेशी है, इसमें कितनी टॉलरेंस है। जैसे मैं आपको बताया था कि फीसद में टॉलरेंस आती है। फीसद का मतलब होता है हर 100 के पीछे, फीसद हर 100 के पीछे। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, परसेंट या फीसद एक ही चीज के नाम है। तो फीसद का मतलब होता है हर 100 के लिए, मतलब 5% का मतलब होगा हर 100 के लिए 5। जितने भी इसमें 100 हैं उतने 5 बढ़ा लें या कम कर लें। अगर कमी होगी, नेगेटिव होगी, तो उतने टोटल मिकदार में से उतनी नफी कर लेंगे। अगर पॉजिटिव होगी तो टोटल मिकदार में उसे ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, ये तरीका होता है आमतौर पर रेजिस्टेंस को लिखने का। और इसके ऊपर जब प्रिंट लिखा होता है तो उसके ऊपर वाटेज भी लिख दिए जाते हैं। जबकि फर्ज करें 2K2 आगे 5W या यहां जे लिख देंगे, तो इसका मतलब ये यहां डॉट लगा देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 2.2 किलो ओहम की रेजिस्टेंस है, 5% इसकी कमी बेशी है और 5 वाट का ये रेजिस्टर है। ये तरीके का रहता है बड़ी रेजिस्टेंस में।
अब जो छोटी रेजिस्टेंस होती हैं वहां लिखने के लिए गुंजाइश कम होती है, या उस वक्त समझ लें प्रिंटर नहीं थे इतने अच्छे। अब तो बहुत अच्छे, बहुत बारीकी से लिखने वाले प्रिंटर भी आ गए हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में इन पे भी प्रिंट आना ही शुरू हो जाए रेजिस्टेंस के। लेकिन एक कुलिया चल गया, वो था कलर कोडिंग का। ठीक है जी, कलर जो थे वो तो आमतौर पे हर एक को नजर आते थे, तो उन्होंने कलर की पट्टियां लगानी शुरू कर दी, तो कलर के नंबर रख लिए। ये इतना मुश्किल नहीं है, ये सबसे ज्यादा आसान है। मैं आपको तरीका बताऊंगा, आप इंशाल्लाह कलर कोडिंग को ऐसे हजम कर लेंगे, 1-2 दिन में आप कलर कोडिंग के मास्टर बन जाएंगे। तो कलर कोडिंग में सबसे पहले हम कलर के नंबर को लिखना शुरू करते हैं। मैं उर्दू में लिखूंगा, क्योंकि हम लेक्चर को उर्दू या पंजाबी वगैरह में कभी कभी बोल लेते हैं, लेकिन ज्यादातर उर्दू में हम लेक्चर को नोट करवा रहे हैं, तो हम उसके मुताबिक लिखेंगे। जो इसका नंबर होता है जी, काला कलर, जो काला रंग होता है, जिसको हम ब्लैक कलर भी बोलते हैं, ठीक है, उसका मतलब होता है 0। ठीक है जी, ब्लैक रंग जो है उसके लिए नंबर जो अलॉट किया गया है, जो ब्लैक रंग को नंबर दिया गया है, काले रंग को जो नंबर दिया गया है वो है 0। ठीक है, इसके बाद आता है ब्राउन। ब्राउन कलर जिसको हम पंजाबी में आमतौर पे नसवारी रंग भी बोलते हैं, ठीक है जी, या लकड़ी रंग भी बोलते हैं, शीशम का कलर, टाली रंग भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये ब्राउन होता है, या समझ लें कि काले में थोड़ा सा सुर्ख रंग मिला के तो थोड़ा सा सफेद कलर डाल दें तो थोड़ा सा लाइट भी हो जाए, और काला और सुर्ख दोनों शेड जो अपने अंदर छुपाए हुए उसको हम ब्राउन कलर कहते हैं। ब्राउन रंग, इसका मतलब नंबर होता है जी 1। ब्राउन के बाद आ जाता है सुर्ख, सॉरी 1 मिनट जी, सुर्ख। ब्राउन के बाद आ जाता है सुर्ख। सुर्ख लाल रंग को कहते हैं, आपको पता है पंजाबी में उसे लाल रंग कहते हैं, और इंग्लिश में से सुर्ख रंग रेड कलर कहते हैं। तो सुर्ख, लाल, रेड एक ही कलर के नाम है, तो इसका नंबर आता है जी 2। इसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज का नंबर आता है जी 3। ऑरेंज मतलब जिसको हम किन्नों का रंग बोलते हैं, जैसे किन्नो नहीं होता माल्टा, किन्नो माल्टा, तो वैसे किन्नों का जो रंग होता है, या आमतौर पे जिसको हम जर्दा रंग भी बोलते हैं, वो जिसको ये जो होता है क्या केसर रंग भी बोलते हैं, मतलब केसरी रंग भी बोलते हैं पंजाबी में। इसके बाद आता है जी येलो या पीला, उर्दू में से कहते हैं पीला। पीला रंग ऐसा, या जैसे को पंजाबी में खट्टा रंग भी कहते थे। ठीक है जी, पीला कलर, तो इसको येलो कलर कहते हैं इंग्लिश में, तो इसका नंबर आता है जी 4। इसके बाद आता है जी ग्रीन या सब्ज। सब्ज हम इसे उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में इसको ग्रीन कहते हैं। ये जैसे तोते का रंग होता है, बिल्कुल वैसा ही तकरीबन कलर होता है सब्ज। इसका नंबर आता है जी 5। इसके बाद आता है नीला, जिसको इंग्लिश में ब्लू कलर बोलते हैं। ब्लू, जैसे ये व्हाइट बोर्ड का कलर है, ये थोड़ा लाइट ब्लू है, डार्क ब्लू भी होता है, जैसे ये मार्कर वगैरह का कलर जो है। ठीक है जी, ये होता है नीला, इसका नंबर होता है 6। इसके बाद आता है जी वायलेट या जामनी। जामनी, आप जामनी कलर या जामनी रंग हम उसको कहते हैं, जैसे जामन होते हैं ना, जामन का जो कलर होता है, समझ लें कि सुर्ख में थोड़ा सा नीला कलर डाल दें तो जामनी सा शेड बन जाता है। इसको वायलेट कलर भी इंग्लिश में कहते हैं। इसका नंबर होता है जी 7। इसके बाद आता है जी ग्रे। ग्रे समझ लें कि ब्लैक जो कलर होता है, काला रंग, उसमें हल्का सा काला डाल लें सफेद रंग में, तो उसको मिलाएं तो जो शेड निकलती है उसको कहते हैं जी ग्रे। ठीक है जी, लाइट सा होता है, व्हाइट ही होता है, लेकिन थोड़ा उसमें समझ ले ब्लैक की अमेजिश होती है हल्की सी। इसका नंबर आता है जी 8। और इसके बाद आता है जी सफेद, मतलब व्हाइट, सफेद। इसका नंबर आता है जी 9। ये 0 से लेके 9 तक जो लफ्ज है ना, जो 10 हरफ बनते हैं, ये 10 के 10 रंगों को उन्होंने समझ ले कि इनके नाम रख दिए, इनके नंबर रख दिए हैं। तो ये जो तरीकेकार है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर भी रहा है और ये फायदेमंद भी है, और आजकल रेजिस्टेंस में यही, अब तक तो यही तरीका इस्तेमाल हो रहा है। कम से कम जो रेजिस्टर छोटे हैं 1/8 वाट से लेके तो तकरीबन 3 वाट तक, या बाज रजिस्टर में 5 वाट तक भी ये कलर कोडिंग आती है, और 3 वाट से लेके बाज रजिस्टर में 5 वाट से लेके उससे आगे जो बड़े रजिस्टर हैं उनमें नंबरिंग आती है। ठीक है जी, तो इसका कलर कोडिंग का सादा सा तरीका है कि एक रजिस्टर होता है, बिल्कुल ठीक है, ये समझ ले एक रजिस्टर है। ठीक है, इसके ऊपर एक तरफ ना करीब समझ ले कि थोड़ा सा ना बिल्कुल रजिस्टर के करीब एक कलर की एक पट्टी लगा दी जाती है। ठीक है जी, ये जो पट्टी होती है ये पहला रंग इसका गिना जाता है। इसके बाद दूसरी पट्टी लगा दी जाती है, ये दूसरा रंग गिना जाता है। इसके बाद तीसरी पट्टी लगा दी जाती है,
ये तीसरा रंग गिना जाता है। और इसके बाद किनारे से थोड़ा पहले फासला रख के चौथी पट्टी लगा जाती है, ये चौथा इसका रंग गिना जाता है। ये होता है जी 4 बैंड रजिस्टर कलर कोडिंग। 4 बैंड, ये 3 किस्म की कोडिंग आती है, 4 बैंड, 5 बैंड और 6 बैंड। 4 पट्टियों वाली, 5 पट्टियों वाली और 6 पट्टियों वाली, 6 कलरों वाली। ठीक है जी, ये रेजिस्टेंस आती हैं। आमतौर पे जो आपको इस्तेमाल करने को मिलेगी वो आपको 4 पट्टियों वाली होगी। इसका सादा सा तरीका ये होता है कि जो पहली पट्टी होती है उसके मुताबिक जो भी पट्टी जिस कलर की हो उसका रंग लिख लेते हैं। फर्ज करें ये ऑरेंज है तो हम इसका 3 लिख लेंगे। इसके बाद फर्ज करें ये सुर्ख है, रेड है, तो हम तो इसका भी नंबर लिख लेंगे 2। तो इसके बाद अगर ये काला है तो ये जरब कनिंदा का है। जरब मतलब इस फिगर के साथ इसको जरब दे देनी है। ठीक है जी, तो ये जरब करिंदा है। अगर यहां फर्ज करें हो जाए जिसको कह रहे हैं सिल्वर कलर, तो इसका मतलब होगा, मतलब यहां मैं लिखने लगा हूं, ये जो जरब करिंदा है इसका लिखने लगा हूं कि अगर सिल्वर रंग हो, जैसे चांदी का रंग होता है, जैसे एल्युमिनियम का रंग होता है, सिल्वर कलर का मतलब ही चांदी का कलर होता है। सिल्वर रंग हो तो इसका मतलब हुआ 0.01, 0.1 सिर्फ 0.1 से जरब कर दे। ठीक है जी, मतलब कि जो भी लफ्ज आए इन दोनों के पीछे इशारिया लगा लें। सादा सा कुलिया है, आप पढ़ें ये 3-2 लिखा हुआ है तो आप कह सकते हैं यहां हमने इशारिया लगाना है, ये 0.32 की रेजिस्टेंस हो जाएगी, 0.32 की। ठीक है, अगर यहां सिल्वर कलर हो, अगर सिल्वर की जगह यहां गोल्डन कलर हो, मतलब जैसे सोने का कलर होता है, गोल्डन कलर हो, तो उसका मतलब होता है 0.1। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ 0.1, अगर इसको 0.1 से जरब देंगे तो इसका सादा सा मतलब ये निकल आएगा कि जो इशारिया है इनके दरमियान में लग जाना है, 3.2 ओहम की हो जाएगी। ठीक हो गया, सादा सा। इसके बाद अगर ये इसका रंग काला है, काली पट्टी होगी, तो उसका मतलब है इसको जरब 1 से दे दें, यानी जो ये लफ्ज आएंगे वही ओहम होंगे, ये वैल्यूज ओहम में आएगी। ठीक है, इसके बाद आता है जी काले के बाद आता है सुर्ख। सुर्ख होता है जी, ये जरब 10 होता है। ठीक है, इसको 10 के साथ, इस वैल्यू को 10 के साथ जरब दे दें। आप जरा गौर करें कि इसको 10 के साथ जरब देंगे तो इसका मतलब है इसके आगे 2 सिफर इसके आगे लग जाएंगे, 1 सिफर सॉरी इसके आगे लग जाएगा, तो 320 ओहम की हो जाएगी। अगर यहां सुर्ख रंग होगा तो क्या होगा, जरब 10 करेंगे, 332 जरबे 10 तो क्या होगा, 320 ओहम। ठीक हो गया, सॉरी ब्राउन, सुर्ख के आगे काले के आगे ब्राउन आता है। ये थोड़ा सा ना मुझे जल्दी में ऐसी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन परेशान ना हूं, कोई मसला नहीं, मैं भी इंसान हूं, गलती खा जाता हूं। तो ब्राउन जो होता है जरबे 10 का होता है, इसका मतलब है यहां ब्राउन पट्टी होगी तो ये 320 हो जाएगी। अगर इसकी जगह ब्राउन की जगह अगर सुर्ख हो तो सुर्ख का मतलब होता है जरब 100। ठीक है, समझ लें कि 32 पड़ा है तो जरब अगर यहां सुर्ख कलर होगा तो हम कह सकते हैं 3200 ओहम की रेजिस्टेंस है। मतलब हम इसके दरमियान में इशारिया डाल के तो 3.2 के कह सकते हैं। ठीक है जी, इस नंबर को सिर्फ अचानक सामने आते हुए जरब नहीं करने लग जाना, कोई कैलकुलेटर नहीं पकड़ना, बस अपने जेहन में बिठा लेना है कि यहां अगर मतलब कि सुर्ख है तो हमने इसके दरमियान में इशारिया लगा के 3.2 के कह देना है। ठीक है जी, इसके बाद आ जाता है जी वही ऑरेंज। ऑरेंज जो कलर है वो लगा होगा तो जरब 1000। सादा सा कुलिया है कि यहां ऑरेंज कलर है तो आपने उसको भूल जाना है, ऑरेंज कलर है, यहां यही पढ़ना है 3 और 2 और ऑरेंज का मतलब 1000, तो सीधी सी बात है 32,000। ठीक हो गया, ऑरेंज कलर को आपने 1000 पढ़ लेना है, 32,000, ये वैल्यू कितनी होगी, 32,000, मतलब 32 के, आप इसको के कह लें, ज्यादा बेहतर है कि 32 के, ये समझ लें के की, ऑरेंज का कलर होगा तो उसका मतलब है के की वैल्यू। ऑरेंज के बाद आता है जी येलो, या जिसको हम कहते हैं पीला। तो पीले का क्या मतलब हुआ, जरब 10,000। ठीक है, इसका मतलब यह होगा कि यहां हम 1 सिफर लगा के तो उतने के का आगे उतने 100 के कह लेंगे, मतलब यहां येलो कलर होगा तो हम कहेंगे 320 के, 320 आगे 1 सिफर लगाएंगे और फिर के पढ़ लेंगे, क्योंकि 1 सिफर यहां लग जाएगा और के का जवाब के में आ जाएगा। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं 32 के। येलो के बाद आता है जी सब्ज। सब्ज जो होता है वो आमतौर पे आता है जी 1 लाख। ठीक है जी, 1 लाख के बराबर। आप 32 अगर सब्ज कलर है तो समझ लें 32 लाख ओहम। ठीक है जी, तो 32 लाख क्या हो गया, दरमियान में इशारे लगाए तो 3.2 ओहम।
ठीक है जी, मैग का निशान है ना, मेगा ओम, तो मेगा 10 लाख को कहते हैं, तो 32 लाख का मतलब ये होगा कि 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3, इसका मतलब है 3 मेगा और आगे 3.2 मेगा। ठीक है जी, इशारिया लगा ले तो आगे मेगा पढ़ ले। कलर को सिर्फ आपने देखना ही है। सबज के बाद नीला, नीला जो है वो आता है जी 10 लाख। तो इसका मतलब ये आ गया कि 10 लाख का सीधा सीधा मैग ओहम है। ठीक है, 10 लाख 1 मेगा को कहते हैं, तो अगर नीला निशान हो तो हम कह देंगे 32 मेगा ओहम की रेजिस्टेंस है। आमतौर पे यही कलर आपको मिलेंगे, इससे आगे शायद ही आपको वायलेट कलर मिले। अगर वायलेट कलर मिलेगा तो वो समझ लें इससे भी एक सिफर और बढ़ जाएगा, लेकिन आम जिंदगी में आपको वो नहीं मिलेगा। आम जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा आपको सबज कलर तक जाने की जरूरत पड़ेगी, या शायद कभी नीला कलर आप इस्तेमाल कर लें। ठीक है जी, लेकिन आमतौर पर यह होता है कि बिल्कुल सादा सा तरीका, इसको आप नोट भी कर लें, और यहां नोट अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं, आप सीधा सा वो जाएं उस पर गूगल करें तो सादा सा लिखे रेजिस्टेंस कलर कोड। ठीक है जी, तो आपको एक चार्ट मिल जाएगा, वो मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा सकता हूं। अभी ये देखें स्क्रीन पे भी है, मैं आपको दिखा दिया है, तो वो चार्ट है। ठीक है जी, इस चार्ट को जरा ऐसा ही चार्ट को डाउनलोड कर लें या कोई और किस्म का चार्ट डाउनलोड कर लें, वहां ये पूरा तरीकेकार आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ही जब ये 3 पट्टियां हैं, अगर यहां 4 पट्टियां हों, सादा सा तरीका, अगर यहां 4 पट्टियां हों तो फिर पहली 3 पट्टियां रंग लिखेंगे। फर्ज करो ऑरेंज है, उसके बाद सुर्ख है, उसके बाद फर्ज करें हम कह सकते हैं सबज है, तो इसके आगे जो जरब होगा वो ऐसे ही उसको जरब दे देंगे। ये थोड़ी सी बरीकी आ जाएगी। ये 1% जो रेजिस्टेंस है ना, जो जिनमें वैल्यूज बरीकी से आती हैं, मतलब दूसरी पट्टी में आपको फर्ज करें कुछ ऐसे वैल्यूज नहीं मिलेंगी जो इसमें आपको मिल सकती हैं। मतलब यहां अगर सुर्ख कलर मिला हो, लगा हुआ हो, तो आप इसको 2 से जरब लगाएंगे तो ये बन जाएगा कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, आप कह सकते हैं 32,500 ओहम। ठीक है जी, 32.5 किलो ओहम। तो दूसरी रेजिस्टेंस में आपको ऐसी वैल्यूज नहीं मिलेंगी, इसलिए 4 पट्टियों का कानून आ जाता है। जबकि ये जो आखिरी पट्टी होती है ये सारी होती है जी कमी बेशी के लिए। इसमें भी आपको चार्ट में आपको मिल जाएगा, यहां बोलने का इतना फायदा नहीं है, चार्ट में आपको मिल जाएगा कौन सा कलर हो तो कितने परसेंटेज कमी बेशी होती है। तो जो 6 कलर की रेजिस्टेंस होती है उसमें समझ लें कि यहां ये जो छठी पट्टी लगती है, तो ये छठी पट्टी जो होती है ये कमी बेशी के लिए होती है। ठीक है जी, नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए होती है। और जो 5वीं पट्टी और ये जो छठी पट्टी होती है ना, ये पीपीएम की होती है। आपको मैंने पीपीएम पढ़ाया था पिछले, थोड़ा सा तफसील से इस बार मैं पढ़ा देता हूं। पीपीएम जो है ना, उसका मतलब ये होता है, बिल्कुल सादा सा तरीका होता है पीपीएम का। मैंने आपको बताया था कि जैसे हम फीसद कहते हैं ना, जैसे किसी चीज का जो हम कहते हैं 5%, मैंने आपको बताया कि 5% का मतलब है हर 100 के पीछे। ठीक है जी, बिल्कुल वैसे ही ये पीपीएम भी वही है। मतलब हम फीसद को लिखना चाहें तो हम क्या कह रहे हैं, फीसद, उसके लिए लफ्ज है हमारे पास फीसद, परसेंट। ठीक है जी, तो हम ये भी उसको लिख सकते हैं, यहां ये इसका मतलब बनता है पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट कौन सा है, पार्ट जैसे हम रेजिस्टेंस मैच कर रहे हैं तो ओहम ही पार्ट है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है ओहम पर मिलियन। तो मिलियन मेगा को कहते हैं, 10 लाख को कहते हैं। मतलब कि जैसे हम उसको अगर फीसद को अगर लिखना चाहें तो हम उसको कह सकते हैं पार्ट पर 100। ठीक है जी, एच, पीपीएच, उसको हम पीपीएच कह सकते हैं फीसद को, कि पार्ट पर 100, हर 100 के पीछे एक पार्ट। ठीक है जी, जितना पार्ट होगा, ये 5 पार्ट पर 100 होंगे तो समझ ले 5%। वही लफ्ज आ गया ना, बिल्कुल। पीपीएम का मतलब ये है कि पार्ट पर मिलियन। ठीक हो गया, ये तकरीबन गालबन बनता है फीसद में। अगर इसको कहेंगे तो इशारिया 3 जीरो लगेंगे, शायद उसके 4 जीरो लगेंगे, उसके बाद 1 आएगा शायद गालबन। ठीक है, लेकिन सादा सा कुलिया है कि ये समझ लें ये फीसद है और ये फी मिलियन है, लफ्ज एक ही है। वो 100, हर 100 के बाद एक पार्ट, यहां हर 10 लाख के बाद एक पार्ट। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये होता है पीपीएम पर सेंटीग्रेड, पीपीएम पर सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इतने पीपीएम रेजिस्टेंस कमी बेशी हो सकती है। पीपीएम मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू,
जितनी भी उसकी वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की, क्योंकि पर मेगा ओम है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इतने ओम, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब यही होता है कि 50, अगर 50 पीपीएम है या 5 पीपीएम है तो उसका मतलब ये होगा कि 5 ओहम कमी बेशी फी मेगा ओहम फी सेंटीग्रेड। सादा सा तरीका है कि हर एक मेगा ओहम होगी रेजिस्टेंस तो वो जो 5 पीपीएम है उसका मतलब है 5। अगर वो मेगा ओहम नहीं होगी, 500 की होगी, तो उसका मतलब 2.5 आ गया। अगर वो कम होती जाएगी तो रेजिस्टेंस की जो कमी बेशी का तनासब वो कम होता जाएगा। और एक शर्त रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है टोटल वैल्यू, और दूसरी शर्त सेंटीग्रेड है। सेंटीग्रेड भी बढ़ेंगे तो उसका जो पीपीएम लेवल है वो मतलब समझ लें कि आप उसके मुताबिक रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाएगा। तो सेंटीग्रेड कम होंगे तो रेजिस्टेंस में कमी आएगी। ऐसे ही रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यू बढ़ेगी तब भी फर्क आएगा, उतना ही पीपीएम के मुताबिक ही आएगा। उससे कम करेंगे तो वो फर्क कम आएगा, रेजिस्टेंस ओहम बढ़ेंगे या ओहम कम होंगे। ठीक है जी, टोटल ये बिल्कुल सादा सा तरीका है लिखने का। तो आप इसको, आज मेरा ख्याल है कि हमने तकरीबन रेजिस्टेंस को काफी हद तक सीख लिया है। तो शायद अब रेजिस्टेंस की और कोई चीज, अगर कोई ख्वाहिश है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कुछ रेजिस्टेंस की कोई और चीज सीखनी हो। लेकिन अभी तक जितना अगर कोई जरूरत महसूस हुई दरमियान में तो फिर लेक्चर आ जाएगा। इससे अगला जो लेक्चर है मेरा प्रोग्राम है, इसको बंद करके रेजिस्टेंस ये नहीं कि आएगी नहीं, अब रेजिस्टेंस ज्यादा चलेगी, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस ही होती है सर्किट में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हर बार चलेगी, लेकिन रेजिस्टेंस को समझाने का अमल जो है ना वो तकरीबन खत्म हुआ। अगला लेक्चर इंशाल्लाह हम सीरीज सर्किट पे शुरू करेंगे। बहुत बारीकी से इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा सीरीज सर्किट, आपको अच्छी तरह समझ लगेगी। कोशिश करें यार मेरे जो चैनल है ना उसको सब्सक्राइब करें और मैसेज जरूर किया करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।